तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है बुंदेलखंडी फिजिक्स गुरु चैनल में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर ना केवल आपको हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताते हैं, बल्कि एग्जाम में किस तरीके से किस टॉपिक को लिखना है, कितनी थ्योरी लिखनी है और कितनी नहीं लिखनी है, और किन किन बारीकियों का ध्यान रखना है ताकि एग्जामिनर आपको मैक्सिमम मार्क्स दे सके, उन सारी बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। थंबनेल पहले देख चुके हैं कि आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। सो बिना टाइम बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है उसके पहले थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ आपको रिफ्लेक्शन का। उम्मीद है आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं चर्चा कर लेता हूँ। सो आपको पता है कि जब कोई लाइट रे आपकी क्या थी, रेयरर से जब डेंसर में जाती थी, जिस केस में क्या होती नॉर्मल की तरफ झुक जाती थी, और इस केस में जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था आर वो लेस देन था किस एंगल ऑफ इंसिडेंस थे। लेकिन अगर बात करें कब, जब लाइट रे आपकी डेंसर से रेयरर में जाती है। इसकी थोड़ी सी बात देखिए, आज इतनी ही होनी है कि लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाए। याद रखिए, लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाए, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता जरूर होना चाहिए। सो मैंने मान लिया कोई लाइट है जो कि डेंसर से, ये डेंसर है और ये आपका रेयरर मीडियम है। जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, नॉर्मल से दूर हटती है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। जब रेयरर से डेंसर में आती है तो नीचे आ जाएगी, और जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो क्या नॉर्मल से दूर हटेगी, और इस केस में आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये चीज हो जाएगा। यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी किसके रिस्पेक्ट में, एंगल ऑफ इंसिडेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ा दूं, थोड़ा एंगल मैंने बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा भाई, यहाँ पहुंच जाएगा। अगर थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस, लीजिए मैंने बढ़ा दिए, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, एक स्टेट ऐसी आ जाएगी कि जब लाइट क्या हो जाएगी, बिल्कुल इधर की ओर रिफ्लेक्ट होगी, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। अब मन में तुरंत ही क्या है सर, थोड़ा और बढ़ाइए। तो अगर आपने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, मान लीजिए इतना, तो क्या फिर आप ये कहेंगे कि सर इधर आ जाएगी, ऐसा नहीं है। फिर यहां से जितना एंगल है फिर उतने ही एंगल पर वापस आ जाएगी। उसकी बात हम फिर से करेंगे। क्या मैं बात ये करना चाहूँ क्रिटिकल एंगल की। क्या क्रिटिकल एंगल, जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर हो जाती है तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसा स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस कि जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री। क्या कर पाएंगे। सो फिर से देखिए मैंने लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि when light ray goes from denser to rarer medium। इंपॉर्टेंट बात है, इसको बिना लिखे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि बात केवल तभी होगी जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। तो when light ray goes from denser to rarer medium, so the angle of incidence, याद रखिए यहाँ पर इस बात का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, so the angle of incidence, यहाँ पर गलती आप लोग क्या करते हैं कि मैंने पूछा बेटा बताइए क्रिटिकल एंगल क्या है, मैं बता रहा हूँ आप क्या बताएंगे, उसको थोड़ा ध्यान रखिए, गलती कैसे सुधारनी। तो आप कहते हैं सर जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए इसे ही क्रिटिकल एंगल कहते हैं। कंप्लीटली रॉन्ग बात है। क्रिटिकल एंगल रिफ्लेक्शन नहीं है, क्रिटिकल एंगल क्या है, एक प्रकार का एंगल ऑफ इंसिडेंस है। सो मैंने वही लिखा है, सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। कब कहलाएगा क्रिटिकल एंगल, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स 90 डिग्री। फिर से देखिए क्या है आपका क्रिटिकल एंगल, कि जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाए, सो द स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस, केवल एक ही पॉइंट ऐसा मिलेगा, सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स 90 डिग्री। सो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, ठीक है। मैं डायग्राम बनाया वो देखिए कि जब कोई लाइट आपके इधर से जाएगी तो वही थोड़ा सा मान लीजिए कि इस रास्ते में इसको मूव करना चाहिए था, इधर डेविएट होगी। जब आप इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जिस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आई था उसे ही हम किससे डिनोट कर देंगे, क्रिटिकल एंगल कह देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कंडीशन फॉर क्रिटिकल एंगल। कंडीशन क्या है, कब कब आपका क्रिटिकल एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। कई बार ये होता है कि एग्जामिनर आपका यूजुअल क्वेश्चंस नहीं देता है, आपसे केवल क्रिटिकल एंगल नहीं पूछेगा बल्कि पूछ दे कंडीशन, तो आप फिर वही डेफिनेशन लिख के आएंगे तो उसको नंबर काटने का मौका मिल जाएगा। तो देखिए जब भी कंडीशंस की बात आए तो कंडीशन जनरली आपकी डेफिनेशन में छिपी होती है। पहली कंडीशन क्या है, लाइट रे डेंसर से रेयरर में ही जानी चाहिए। अगर रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या कभी रिफ्लेक्शन एंगल 90 डिग्री होगा, कभी नहीं होगा। सो पहली कंडीशन ये है कि लाइट रे मस्ट बी गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। अब भी क्रिटिकल एंगल बनेगा नहीं, क्रिटिकल एंगल कब कहलाएगा, जब रिफ्लेक्शन एंगल कितना हो जाए 90।
तो दूसरी कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरीके से आपकी दो कंडीशन है किसके लिए, क्रिटिकल एंगल फॉर्म होने के लिए, ठीक है, कि लाइट रे आपकी डेंसर से रेयर में जाए तब बात करेंगे, दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए तब हम क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे। एक छोटा सा डेरिवेशन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में, और आगे कुछ एक मैं छोटा सा डेरिवेशन भी कराऊंगा उसमें भी। सो क्या है कि अगर लाइट डेंसर से रेयर में गई तो मुझे रिलेशन निकालना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ, जनरली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम का ही निकालते हैं, याद रखिए किसका निकालते हैं, डेंसर मीडियम का। यहाँ पर जो पहला मीडियम है वो डेंसर है और दूसरा मीडियम क्या है आपका, रेयर है। तो हमें रिलेशन निकालना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का किसके साथ, क्रिटिकल एंगल के साथ। तो मैंने लिखा भाई देखो कि जब भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात होगी तो हम शुरुआत करेंगे कहां से, स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, देखिए इसको लिखने की तरीका देखिए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम एन से भी लिख देते हैं और कहीं कहीं पर आप म्यू से भी लिख देते हैं। सो क्या है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मैं एन से लिखता हूं ऑफ सेकंड मीडियम, ऐसे याद रखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। कितना होता है, साइन ए अपॉन साइन आर, कोई नई बात नहीं, इसने मैंने बताया था, ठीक है। तो मैंने जैसे क्रिटिकल एंगल की बात करी ना, यानी आई की जगह आप किसकी बात करना चाह रहे हैं, क्रिटिकल एंगल की, इंसिडेंट एंगल है तो आई सी हो गया। जब भी आई सी के इक्वल होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी अगर मैं आई की जगह आई सी लिखूंगा तो आर की जगह कितना लिखना है हमें, 90 डिग्री। साइन 90 वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, साइन 90 वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर जो 1 and 2 है वो कितना हो जाएगा, साइन आई सी अपॉन 1 है, केवल साइन आई सी। अब देखिए ये लिखा क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड यानी रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर, निकालना किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, डेंसर का। यानी हम क्या चाहते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकले फर्स्ट मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो मैंने लिखा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो तुरंत क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, इन्वर्स करते तो इन्वर्स हो जाएगा, 1 अपॉन साइन आई सी हो जाएगा इक्वल टू कोसेक आई सी हो जाएगा। यानी अगर आपको क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पता हो तो आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं डेंसर मीडियम का रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट में। सो छोटा सा डेरिवेशन था। इसके बाद हम बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की नेक्स्ट सेक्शन में, बंद करो। सो जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आज का लेक्चर है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या, मैंने जस्ट पीछे थोड़ी सी बात की थी कि अगर आपकी लाइट रे क्या हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंट पर अगर इंसिडेंट हो रही है इधर आ जाएगी, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के इक्वल है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। लेकिन अगर थोड़ा सा एंगल और बढ़ जाए तो फिर इसका मतलब है कि सब थोड़ा सा ही ऊपर चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर एंगल थोड़ा सा आपका बढ़ता है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, तो फिर रिफ्लेक्शन लॉ को फॉलो करेगा। यानी अगर आपका यहाँ पर एंगल आई है और इसको इस रास्ते पर चलना चाहिए था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका कितना, ए भी आपका आई के इक्वल ही होगा। कितना होगा आपका एंगल, आई के इक्वल होगा। यानी हम कह सकते हैं कि कितने एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, 180 माइनस 2i से। कितने एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, 180 माइनस 2i से आपका क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आर की वैल्यू, क्या किया है मैं वही तो देख रहा हूँ कि इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई, 180 माइनस 180 माइनस आई, शुरू फिर से स्टार्ट। सो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पहले ही बात कर चुके हैं। सो हमने आपको पहले ही बताया था कि जब कोई लाइट आपकी क्या होती है, डेंसर से रेयर में जाती है, डेंसर से रेयर में जाती है तो ये अपने नॉर्मल से क्या होती है, दूर हटती है। पीछे हम देख चुके क्रिटिकल एंगल में, अगर इसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए तो कितना दूर हटेगी, 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मैं कहा कि अगर सब थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्रिटिकल एंगल से हल्का सा ज्यादा कर दीजिए एंगल, होना तो ये चीज भाई थोड़ा से ऊपर आ जाए इस तरीके से, ऐसा नहीं होता। अगर कहीं एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो फिर इतना रिफ्लेक्ट होता है कि जितना एंगल ए है आई
उतना ही एंगल आपका क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा आर डैश, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा आर, जो कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, टोटल कितना 180, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा 180 माइनस आर डैश, समझ पा रहे इतनी बात, आर डैश प्लस आर की वैल्यू कितनी 180, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस आर डैश, और इस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में जो आपके इस आर डैश की वैल्यू है ये रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, यानी 180 माइनस आई हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। मैंने ये बताया कि अगर कोई लाइट रे, देखिए समझने वाली बात क्या है, कोई लाइट रे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट होती है तो सीधी सी बात है अपने इनिशियल मीडियम वापस आ जाएगी, तो कहां आ जाएगी, तुमने सोचा तो ये सब थोड़ा सा ऊपर आ जाए, फिर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर अपने इनिशियल मीडियम में वापस आ रही है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, फिर यहाँ पर आई से आ रहा है तो थोड़ा ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि जितना आई यहाँ है उतना ही फिर ये वाला एंगल हो जाएगा, जिससे मेरा नाम क्या लिखा था आर डैश, क्या लिखा था मैंने इसको आर डैश, क्यों, क्योंकि हो रही है बात रिफ्लेक्शन की, तो आर ही, यानी हम कह सकते हैं इस केस में आर प्लस आर डैश की वैल्यू कितनी होगी 180, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है वो कितना हो जाएगा 180 माइनस आर डैश, जो कि किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। ठीक है, सो इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो देखिए मैंने क्या बताया कि आपका टोटल रिफ्लेक्शन होता क्या है, मैं फिर से बताता हूँ। ए मैंने मान लिया रेयर, ए है डेंसर, क्या है टोटल रिफ्लेक्शन, वेयर लाइट रे कंडीशन अप्लाई गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर टू द क्रिटिकल एंगल। अगर ऐसी दोनों बातें, यानी जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है वो क्या है आपका ग्रेटर है किससे, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, तो इस केस में होगा क्या कि जो ये आपकी लाइट रे है ये उस मीडियम में ना जाकर ये क्या होगा इनिशियल मीडियम में वापस आ जाएगी, यानी जो यहां से जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर, यहां से लेकर यही तो रिफ्लेक्शन एंगल होगा आर, वो कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस, अगर ए आई है तो ए वाला एंगल भी क्या होगा आई होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से 180 माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, सो यही था टोटल रिफ्लेक्शन। क्या फिर से सुन लीजिए, वेयर लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर टू द क्रिटिकल एंगल, सो दिस लाइट रे कम बैक इन इट्स इनिशियल मीडियम and it follow the law of reflection, that is this I है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका I के इक्वल होगा। ठीक है, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ रहा है वो कितना हो जाएगा 180 माइनस I। सो कंडीशन की बात कर लेते हैं, कंडीशन ऑफ टोटल रिफ्लेक्शन क्या है, पहली कंडीशन सामने की है लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, दूसरी कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से, तो मैंने वही लिखा एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर टू द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, दैट इज एंगल आई इज ग्रेटर टू द क्रिटिकल एंगल। और थर्ड कंडीशन क्या है आपकी, थर्ड कंडीशन भी देख लेते हैं कि इस केस में आपका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा आर वो कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस आई के इक्वल हो जाएगा। क्या है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए 180 माइनस आई के इक्वल होना चाहिए। तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम कह सकते हैं टोटल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अच्छा, एप्लीकेशन क्या है टोटल रिफ्लेक्शन के, ढेर सारे एप्लीकेशन है, ढेर सारे पूछे भी जाते हैं, उनमें से जो आपके सिलेबस में है इस साल वो है आपका ऑप्टिकल फाइबर्स। मैंने वही लिखा है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और मैंने बताया कि ऑप्टिकल फाइबर आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है कि ऑप्टिकल फाइबर आपके लिए पर्सनल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो ऑप्टिकल फाइबर है क्या यूज है इसका और किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जनरली अगर आपने देखा हो तो जो भूमिगत जो केबल बिछाई जाती हैं उनमें आप देखते होंगे कुछ महीन से हेयर जैसे कुछ महीन कुछ वायर टाइप के होते हैं, फिर उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ी होती है किसी एल्यूमिनियम वायर की, इस तरीके से, तो उन्हें हम ऑप्टिकल फाइबर ही कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर यूज क्या होता है इनका, पहले इनकी बनावट की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, नीचे क्या होते हैं महीन से ढेर सारे वायर होते हैं जिनकी डेंसिटी क्या होती है ज्यादा होती है। जो मैंने इसको देखिए लिखा है, जो अंदर वाला पार्ट है यहाँ पर ढेर सारे महीन वायर होते हैं, ठीक है, जो जनरली गिलास के बने होते हैं या आपके फाइबर के बने होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ढेर सारे वायर होते हैं और इसके ऊपर क्या होता है, किसी वायर की एक ऊपर से लेयर चढ़ी होती है। तो जो इंटरनल पार्ट है उसको कोर कहते हैं, और जो आउटर पार्ट है जो कि आपकी जाली नुमा पार्ट बना होता है उसको कहते हैं क्लैडिंग। क्या कहते हैं, क्लैडिंग, CLADDING। मैंने मान लिया क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू आउटर मान लिया
और इंटरनल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू आई मान लिया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, तो यहां से जब लाइट जाएगी वापस मीडियम में आएगी, टोटल रिफ्लेक्ट होगी। कब ऐसा होगा? जब बाद वाला मीडियम क्या हो, रियल हो, और ये वाला मीडियम क्या हो, डेंसर। यानी यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात यह है कि जो इंटरनल पार्ट का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा, आउटर पार्ट के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या चीज है? एप्लीकेशन की बात करते हैं, पहले है क्या चीज उसको समझते हैं, बनावट क्या होती है। इसमें ढेर सारे आपके हेयर नुमा के छोटे छोटे से आपके गिलास या फाइबर के बने हुए आपके वायर होते हैं, जिसके ऊपर क्या होता है, किसी कंडक्टिंग वायर का कवर किया जाता है, उसको नाम देते हैं क्लैडिंग, और इंटरनल पार्ट को नाम देते हैं कोर। इंटरनल पार्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसमें मैंने उसको थोड़ा सा ऐसे देखा है कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर किसी लाइट सोर्स को रखते हैं तो क्या होता है, लाइट जाती है, जैसी डेंसर से जाएगी तो इस लाइट सोर्स से लाइट ऐसे एंगल पर इंसिडेंट कराई जाती है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पर आई, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर हो जाए क्रिटिकल एंगल से। जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, टोटल रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और इस तरीके से लाइट क्या होगी, बिना डिस्ट्रॉय हुए कई 100 किलोमीटर तक जा सकती है। ठीक है, तो क्या ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकार की ऐसी डिवाइस है जो क्या है, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पर वर्क करती है। काम क्या है इसका, लाइट सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करना। तो मेरे साथ लाइट सिग्नल को क्यों भेज रहे हैं, और भी तो वायर है जो सीधे इलेक्ट्रिक सिग्नल को भेजते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल की दिक्कत यह है कि वो एक ही फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकता है, जबकि ऑप्टिकल फाइबर की क्वालिटी है कि यहाँ पर क्या होते हैं, आपके लाइट है, लाइट में ढेर सारी वेवलेंथ की लाइट मिक्स होती है, ढेर सारी फ्रीक्वेंसीज होंगी, तो एक ही टाइम पर कई सारे फ्रीक्वेंसीज के करोड़ों सिग्नल्स को एक बार में ट्रांसमिट किया जा सकता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। ठीक है, क्या बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की, तो मैंने पहले एप्लीकेशन लिखा है कि ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल सम 100 किलोमीटर कैसे करते हैं। तो जनरली सिग्नल आपका होता है इलेक्ट्रिक फॉर्म में, उस इलेक्ट्रिक को किस में कन्वर्ट करेंगे, लाइट में। वो कैसे, अरे भाई जो भी आपकी डिवाइसेस है, एलईडी बल्ब, वो सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल को लाइट सिग्नल में ही कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल को मैंने लाइट सिग्नल में कन्वर्ट किया, ये मैंने बना दिया भाई लाइट सोर्स है। यहाँ से लाइट को इंसिडेंट कराया एक स्पेसिफिक एंगल पर, कैसा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तो ये लाइट क्या होगी, बिना डिस्ट्रॉय होगी इस तरीके से कंटिन्यू ट्रांसमिट होते हुए आगे बढ़ती जाएगी। इस तरीके से हमारा जो सिग्नल है वो आगे पहुंच जाएगा। तो नहीं तो सर तो लाइट फॉर्म में पहुंचेगा, वहां रिसीवर होगा जो क्या कर देगा, फिर से लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, और जो आपका सिग्नल है, ढेर सारे सिग्नल्स हैं, बिना डिस्ट्रॉय हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो एप्लीकेशन क्या है इसके, वही मैंने लिखा, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल सम 100 किलोमीटर, लाइट है, थोड़ा बहुत पार्ट इसका डिस्ट्रॉय हो गया, इसलिए सम 100 किलोमीटर लिखा है, अगर आइडियली आपको इसको ट्रांसमिट करना है। दूसरा क्या है, अच्छा इलेक्ट्रिक की और ऑप्टिक की, लाइट की दो डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक आपका कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा चल नहीं सकता, यहाँ पर जब लाइट को ट्रेवल कराएंगे तो लाइट की स्पीड से चलेगा, यानी जो डाटा का ट्रांसमिशन है वो हाईली स्पीड से ट्रांसमिट करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर के यूज करके जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है वो वेरी फास्ट होता है। इसमें मैंने दूसरा लिखा है ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल एट सम 100 किलोमीटर। कौन सा सिग्नल है, थोड़ा सा इंडिकेट कर लेते हैं, ऑप्टिकल सिग्नल, ऑप्टिकल सिग्नल को। दूसरा क्या है, इसका दूसरा एप्लीकेशन लिखे फॉर फास्ट डाटा ट्रांसमिशन, डाटा जो ट्रांसमिट होता है काफी फास्ट होता है। ठीक है, तीसरा सिग्नल क्या है, अच्छा तीसरा इसके जो एप्लीकेशन है वो काफी ज्यादा यूजफुल है। देखिए जैसे आप देखते हैं कि जब आप कहीं दांत की कैविटी का कुछ ऑपरेशन कराने जाते हैं या स्टोन होती है, तो जनरली वो क्या करते हैं, आपके अंदर एक वायर डालते हैं, उसमें छोटा सा कैमरा भी होता है, और वो आपके अंदर के पार्ट की पूरी पिक्चर दिखाता है आपको स्क्रीन। तो क्या अंदर क्या लाइट जलती होगी, अंदर के लाइट जलाई जाती होगी, पूरे हमारी बॉडी के पार्ट, कोई लाइट थोड़ी है कि वहां का पार्ट देखा जा सके, बिना लाइट की एब्सेंस में तो कोई भी चीज देखी नहीं जा सकती है। तो वहां पर लाइट पहुंचाने के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर के यूज करते हैं कि यहाँ से हमें लाइट इंसिडेंट कराई और कैमरा साथ हम माइक्रो कैमरा हमने यूज कर दिया, और वो लाइट क्या होगी, आपके जिस पार्ट पर हम ऑपरेशन करना चाह रहे, जहां के बारे में पता करना चाह रहे, वो लाइट वहां पर इंसिडेंट हो जाएगी। ठीक है, सो वहां पर भी अब ऐसा नहीं कर सकते, वहां पर एलईडी बल्ब लगा दीजिए, भाई बॉडी के अंदर जा रहा है, करंट को आप भेजेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी चीज वो उस
तरीके से वर्क नहीं करेगा। सो वहां पर हम ऑप्टिकल सिग्नल को ही भेजते हैं फाइबर के थ्रू, वहां पर हमारे बॉडी के अंदर के पार्ट पर क्या होता है, आपका लाइट पहुंचेगी और वही कंप्लीट इमेज बना देगी, कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगी, जो कि सामने आपकी स्क्रीन पर देखेंगे, वापस वो डाटा को लेकर भी आएगी। सो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एंडोस्कोपी। जो अंदर जो कैमरा जाता है और अंदर की जो इमेज दिखाता है उसका नाम क्या देते हैं हम, एंडोस्कोपी। सो तीसरा एप्लीकेशन इसका यही है कि इट इज आल्सो यूज्ड इन एंडोस्कोपी, ठीक है। सो फिर से मैं एक बार इसको समरी से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस व्हिच कैन ट्रांसफर ऑप्टिकल सिग्नल फ्रॉम some 100 kilometers from one place to another which is at separated some 100 kilometers। प्रिंसिपल क्या है, देखिए क्रम से ऐसे लेकिन ऑप्टिकल फाइबर क्या है तो बताएंगे आप, डिवाइस है जो कि ऑप्टिकल सिग्नल को एक जगह से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करता है। सब कैसे करता है, यानी प्रिंसिपल क्या है, सो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रोसेस को फॉलो करता है, ठीक है। तुमने कहा सर कैसे इसकी बनावट क्या है, सो कंस्ट्रक्शन की बात कर लेंगे कि देखिए इसमें एक अंदर पार्ट होता है, ढेर सारे महीन महीन वायर का बना होगा, महीन महीन फाइबर्स का बना होगा, ग्लास फाइबर्स हो सकते हैं जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। सो मैंने उसका रिफ्लेक्टिवनेस बता दिया म्यू आई, और इस पार्ट को नाम देते हैं कोर। क्या नाम देते हैं, कोर। इसके ऊपर क्या होता है, कुछ वायर्स की एक लेयर बनाई जाती है जिसको नाम देते हैं क्लैडिंग, और इसकी डेंसिटी ज्यादा नहीं होती है, यानी म्यू आउटर डेंसिटी क्या है, कम है। फिर हम क्या करते हैं, लाइट इंसिडेंट कराते हैं, क्योंकि टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होना है, सो रिफ्लेक्ट होते होते लाइट क्या होती है, आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। एप्लीकेशन में हम पता है आपको कि भाई सिग्नल को एक जगह से, ऑप्टिकल सिग्नल को एक जगह दूसरी जगह सिग्नल ट्रांसफर किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल क्यों नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक सिग्नल आपका एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है, जबकि ऑप्टिकल सिग्नल में ढेर सारी वेवलेंथ और ढेर सारी फ्रीक्वेंसीज होंगी, ठीक है। सो इसका पहला एप्लीकेशन ये है कि ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। चूंकि लाइट है तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रांसमिट करेगा, डाटा जो है वो तेजी से ट्रांसमिट होगा, सो फॉर फास्ट डाटा ट्रांसमिशन। थर्ड क्या है आपका, इट इज आल्सो यूजिंग एंडोस्कोपी। मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं क्या होता है एंडोस्कोपी। तो मैंने सर इसके एडवांटेज क्या है, मैं एडवांटेज की बात कर सकता था, नई एडवांटेज में लिख सकते हैं कि लिखा हुआ मैंने से एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, मैनी सिग्नल ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट लिखा हुआ है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ट्रांसफर एट एन इंस्टेंट। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की एक साथ कई सारे सिग्नल को ट्रांसफर किया सकता है। दूसरा लाइट है तो स्पीड इसकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। सो बेटा थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा लेक्चर पूरा अटेंड किया। और अगर आपको वाकई ये लेक्चर समझ में आया है, आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी कहीं ना कहीं इसका फायदा उठा। थैंक यू बेटा।